हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए हैं साउंड ध्वनि का पार्ट 2। इसमें आज हम जानेंगे ध्वनि के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। तो सबसे पहले आती है ध्वनि के गुण में सबसे पहले आती है इसकी प्रबलता या तीव्रता। कोई भी आवाज़ धीमी हो या तेज हो, किसी भी आवाज़ का तेज होना, एकदम से तेज बोलना या धीमा होना, क्या होता है? प्रबलता होती है उसकी, तीव्रता। तो वो किस पे निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। देखिए, आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो किस पे निर्भर करती है? आयाम। आयाम क्या है? ध्वनि की दूरी की, कितने तेज़ स्पीड में बोला गया, कितनी दूरी उसकी हुई। तो ये हम किस में आता है? सॉरी, आयाम में। तो जितना आयाम होगा उतनी हमारी तीव्रता होगी। तो ध्वनि की जो प्रबलता है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर यानी आयाम की हो गई। और ग्रीन मफलर, एक क्वेश्चन आया था, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, श्वास के लिए कितने डीबी ध्वनि होनी चाहिए? तो 45 केबी। अब इसकी यूनिट क्या है? प्रबलता को किससे नापते हैं? डेसिबल से। और इसकी यूनिट क्या है? बेल। और एक बेल इक्वल टू 10 डीबी होता है। और एक होता है इसका यूनिट नेतर, और एक ये होता है सोल। और ध्वनि प्रदूषण किस में होता है? डीबी में, इसको भी नापते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रबलता हो गई, तीव्रता। और दूसरा आता है तारक यानी पिच। पिच का मतलब होता है तीखापन। आवाज़ जितनी प्रबल होगी, भारी होगी, उतनी पिच कम होगा। अगर आवाज़ की धीमी होगी तो पिच उतना ज़्यादा होगा। तो ये जो पिच है ये भी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये पिच हो गया आपका। अब आता है तीसरा, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब इको। इको का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक कोई आवाज़ गई, फिर यहाँ से यहाँ तक टकरा के वापस आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक गई तो एक दूरी डी, और वापस आई तो क्या हो गया? 2D। तो यानी क्या हुआ? साउंड का टकरा कर वापस आना ही क्या है? इको। लेकिन इको उत्पन्न होएगा कैसे? जब लेंथ कितनी होगी? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी इको उत्पन्न होगा। और समय का अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए समय का, तभी होगा। अगर 0.1 सेकंड से कम अंतराल है तो वो क्या होगा? अनुरणन। उसे हम अनुरणन कहते हैं। अनुरणन कब उत्पन्न होता है? जब 0.1 सेकंड से कम अंतराल हो। तो यानी इको उत्पन्न करने के लिए हमें कितना मीटर दूरी चाहिए? 70 मीटर लेंथ चाहिए, और 0.1 सेकंड अंतराल चाहिए। अब कैसे, एक बार करके देखते हैं। हमने आपको वीडियो में बताया था, सबसे ज़्यादा सॉलिड में ध्वनि का वेग, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना था? 332 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल में हम लोग 330 मानते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? समय इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। समय कितना है? 0.1, और दूरी एक बार गई फिर वापस आई तो क्या हो गया? 2D। और चाल कितनी थी इसकी? वेग 330। तो इसको कैची गुणा करके निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 17.5। लेकिन हम लोग कितना मानते हैं इसको? 17 मीटर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन गैस के स्रोत व अवरोध के बीच की दूरी कितनी इसने दी है? 1200 मीटर पर सेकंड। इसका वेग दिया, तो आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो, T इक्वल टू 2D प्लस S, 0.1 2D 1200 निकाला, D कितना निकला? 60 मीटर आ गया। फिर पानी का कितना होता है? 1500 मीटर पर सेकंड बताया था। इसमें भी हमने 0.1 रखा, 2D रखा, 1500 करा, 75 मीटर इसका आ गई डिस्टेंस। अब अनुरणन क्या होता है? अच्छा, क्वेश्चन एक और आया था, सिनेमाघर की जो दीवारें होती हैं वो खुरदरी क्यों बनाई जाती है? ताकि अनुरणन को कम करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आएगा। फिर ध्वनि की जो वेग गुण है उसका चौथा क्या गुण है? गुणवत्ता। दो ध्वनि के बीच अंतर स्पष्ट जो करने के गुण होते हैं उसको गुणवत्ता कहते हैं। जैसे ये दो ध्वनि है, इसके बीच क्या अंतर है? एक धीमी है, एक तेज है, या एक का वेग कितना है, एक का कम है, तो इसकी गुण को स्पष्ट जो करेगा उसको कहते हैं गुणवत्ता। अब आता है आपका डॉपलर प्रभाव। बहुत ही जल्दी बता रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में बता रहे हैं आपको, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। डॉपलर का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल पहले एक बहुत बढ़िया समझ लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो गया है। जैसे डीजे है, डीजे बज रहा है, आप खड़े हैं, डीजे आपके पास आया या आप डीजे के पास गए, मतलब आपका
डीजे के पास जाना या डीजे का आपके पास आना। तो समझ लीजिए जो डीजा मतलब हम लोग हैं वो सुनने वाले हैं, उसे श्रोता कहेंगे, और जो डीजे है वो श्रोत है, यानी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो श्रोता और श्रोता, श्रोत और श्रोता के बीच की अपेक्षिक गति के कारण, अपेक्षिक गति क्या है, या तो पास या तो उसके पास या तो उसके दूर कितना आएगा। ठीक है, जैसे डीजे का एग्जाम्पल लिया, या तो पास होगा या तो बहुत दूर होगा। हम पास जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो अपेक्षिक गति हो गई। उसके कारण आवृत्ति का बढ़ना या आवृत्ति का घटना डॉपलर इफेक्ट कराता है। एक फिर से हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे डीजे है तो डीजे हो गया ऑब्जर्वर, और उसको सुनने वाले कौन हैं, हम लोग श्रोता। ठीक है, तो हम लोग डीजे के पास जाएं या डीजे हमारे पास आए या थोड़ा और दूर हुए तो आवृत्ति और कम होती गई, और पास आए तो आवृत्ति और बढ़ती गई। इस तरह से जो उसकी अपेक्षिक गति होगी, श्रोता और श्रोत के बीच की अपेक्षिक गति, पास आना या थोड़ा और हटना के कारण जो आवृत्ति का बढ़ना और कम होना जो हो रहा है, उसे ही हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का एफ डैश इक्वल टू वी प्लस वी ओ वी माइनस वी एस इंटू फ्रिक्वेंसी। अब देख लीजिए, ये जो एफ डैश है ये न्यू फ्रिक्वेंसी है, ये जो एफ है ये ओल्ड पुरानी फ्रिक्वेंसी है जो थी, और वी ओ क्या है, ऑब्जर्वर है, वी एस क्या है, सोर्स है, यही जो सुनने वाला है। तो एक क्वेश्चन आता है, हम आप लोग को दे रहे हैं, ये आप लोग सॉल्व करना। 332 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाती हुई ट्रेन 66 मीटर पर सेकंड की गति से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक श्रोता के पास आ रही है। ऑब्जर्वर द्वारा देखी गई आवृत्ति क्या होगी, और इसका वेग दिया गया 330 मीटर पर सेकंड। यह आप लोग सॉल्व करना, वरना हम बाद में कराएंगे। अब देखिए ध्वनि का वेग बारी आती है ठोस, द्रव, गैस पर निर्वात। हमने बताया था ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में, फिर निर्वात में। तो ठोस में क्या है, सबसे पहले एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होगा 6420 मीटर पर सेकंड। निकिल में ध्वनि की कितना होगा वेग, 6000 मीटर पर सेकंड। स्टील इस्पात 5950 मीटर पर सेकंड। लेड में सबसे कम होगा। अच्छा, क्वेश्चन आता है मिश्र धातु कहाँ से बनती है, क्रोमियम, आयरन, लोहा और निकिल से, तीनों से मिलकर हमारी मिश्र धातु बनती है। और मिश्र धातु जो है यूज़ होती है किसी बर्तन में बनाने में या कुछ भी। और जल में कितना होता है, आप द्रव की बात करते हैं, जल में, नॉर्मल जल में कितना होता है वेग, 1500 मीटर पर सेकंड। फिर समुद्री जल सबसे ज़्यादा, फिर आसु जल में, फिर एथेनॉल में, फिर मेथेनॉल में। फिर गैस में सबसे पहले किस में होगा, हाइड्रोजन में, फिर हीलियम में, फिर वायु में। वायु को बताया था 332 मीटर पर सेकंड। और ऑक्सीजन में, फिर SO2 में। अब देखिए न्यूटन का कहना है समतापीय के हिसाब से 280 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन जो सही लाप्लास ने बताया रुक्सोम प्रक्रम द्वारा, रुक्दोष लक्ष्मण द्वारा ध्वनि का वेग कितना इन्होंने बताया 332 मीटर पर सेकंड, जो सही निकला हुआ था। तो ये था ध्वनि का वेग। अब देखिए ध्वनि किस पे निर्भर करता है इसका वेग, अब ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी देख लीजिए। ध्वनि के वेग की टेम्परेचर पर निर्भर करता है। पहला ठोस, द्रव, गैस। वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर। अगर V1 V2 होगा तो T1 T2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो 20 डिग्री पर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 20 डिग्री पर 20 डिग्री लिखा इंटू 0.6 लिखा अपॉन 10, बस ये निकल आया हमारा। और फिर हमने क्या किया, 12 निकला तो 12 से प्लस कर दिया, 352 मीटर पर सेकंड आ गया। इसी प्रकार से 20 डिग्री। अब दूसरा किस पे निर्भर करता है, पहला टेम्परेचर, दूसरा आर्द्रता पे, ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। ध्वनि का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्द्रता। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ध्वनि का वेग बढ़ता जाएगा। फिर दाब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर क्वेश्चन आता है कि ध्वनि का वेग इतना है, दाब कितना है, तो आप सीधे आंसर लगाओगे, उतना ही वेग रहेगा, क्योंकि दाब पे कोई असर नहीं होता। ध्वनि के वेग पर कोई भी दाब का असर नहीं होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा ध्वनि वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।